अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने 3 खरब 56 अरब 20 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है। सिंध हुकूमत इसे तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह का मंशूर करार दे रही है, जबकि अपोजिशन जमातों का कहना है ये बजट ज़मीनी हकाइक से मुताबिकत ही नहीं रखता और सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल का इस बजट में कोई हकीकी हल ही पेश नहीं किया गया। एक तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कौमी यकजहती, सूबाई तरक्की और समाजी इंसाफ के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें बजट को मुस्तरद करते हुए एहतजाज की राह इख्तियार करती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है, क्या ये बजट सिंध के नौजवानों को रोज़गार, किसान को सहारा, मजदूर को रिलीफ और शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम कर सकेगा? क्या ये दस्तावेज़ अवामी फलाह का रोड मैप है या सियासी नारों और वादों का एक और नया मजमूआ? आखिर 3 खरब 56 अरब और 20 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे, किसको इससे फ़ायदा होगा और आम आदमी की ज़िंदगी में क्या नई तब्दीली रोनुमा होगी? इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे मौजूद मेहमान इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम सचवानी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, आपको खुश आमदीद कहूँगा। साथ ही साथ MQM के रहनुमा हैं जाहिद मंसूरी साहब, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। सचवानी साहब क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब। सचवानी साहब, आपसे आगाज़ करूंगा, क्या कहेंगे? आज बजट इजलास हुआ सिंध असम्बली में, इस बजट को अवाम दोस्त करार दे सकते हैं? और अगर ये बजट नहीं माना गया तो क्या इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो नज़र-ए-सानी कर सकती है? क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, बजट से पहले ही जो है ना सिंध को कर्ज़ों में डुबोने की साजिश तो शुरू हो चुकी थी। अब मुख्तलिफ शाहराएँ जो है वो कर्ज़े लेकर बनने लगी। मुख्तलिफ काम सिंध के अंदर में जो है वो कर्ज़े लेके होने लगे। एक तो वैसे ही काम नहीं होते, अब जो होते हुए नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ कर्ज़ों वाले काम होते हुए नज़र आते हैं। बाकी शहर कराची की हालत आपके सामने है, इंटीरियर सिंध में चले जाएँ वहाँ की हालत आपके सामने है। तो बजट में जो है वो अवाम के मफाद का तो कभी इन लोगों ने ख्याल रखा ही नहीं है, और ना इनकी कोई ऐसी मेंटलिटी नज़र आती कि इन्होंने कहा हो कि हम जो इस तरीके से यही हम करेंगे जिससे बेरोजगारी में जो है कमी आएगी, इस तरीके से काम करेंगे जिससे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे निकल कर ऊपर आ जाएंगे, और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर है वो उससे निकल के खुद सपोर्ट करने वालेंगे। इस तरह की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती कि सिंध की इकनॉमी बेहतर हो, सिंध की इकनॉमी ग्रो और सिंध तरक्की करे। सीनियर तज्ज़ियाकार असलम कायम खानी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया। असलम साहब, ये बताइएगा, ये सिंध हुकूमत ने जो आज पेश किया है ये वाकई अवाम दोस्त बजट है या फिर किसी नए बयानिए का तसलसल है? बहुत शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि हस्ब तवक्को हर साल की तरह वही हेर फेर और वही अदाद व शुमार का गोरख धंधा इन्होंने वो पेश किया है। कोई इसमें नई बात नहीं है, और जो अनोखी बात ये थी कि सिंध का बजट इंग्लिश में पेश किया गया, जबकि पूरे सिंध के अंदर ये पूरे पाकिस्तान में जो भी बजट हुए हैं वो उर्दू में पेश हुए हैं। दूसरी बात ये कि इसके अंदर कहीं भी कोई तरक्याती स्कीम नई नहीं दी गई। जो तरक्याती स्कीमें पहले नाम नहाद स्कीमें मैं ये कहूँगा कि वो चल रही थी, उन्हीं के लिए फंड्स रख दिए गए, लेकिन कहीं भी ज़मीनी के मुताबिक कोई फैसला इस बजट में कोई नया नज़र नहीं आया। पीपल्स पार्टी से हुकूमत में है और हर इलाके के मसाइल से बखूबी आ गए, मगर उन्होंने संजीदगी से ना तो हज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत की, ना ही संजीदगी के साथ बजट से पहले अहम मसाइल शहरी हो या देही हो उन मसाइल पर कोई मुशावरत देखने में नहीं आई। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इस बजट से कोई खासा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। जाहिद मंसूरी साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला शिरकत गैर इक़्तिदार को सिंध में 18 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, फिर भी पानी, सीवरेज, सेहत और तालीम के मसाइल अब भी क्यों बरकरार है? वैसे तो सवाल ये भी उठता है कि MQM विफाक में मौजूद है, पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है, सिंध हुकूमत दावा कर रही है, टैक्स फ्री बजट पेश किया है, तो क्या पहले इस बजट के हवाले से कोई मुशावरत हुई थी, या अगर हुई थी तो उसको इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा गया? और आज जो एहतजाज हुआ है उसमें MQM की जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात, क्या एतराज़ात उठाए गए हैं? आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए। देखिए, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का 18वां बजट है, और 18 बजटें तकरीबन कम बेश ये 3,000 अरब रुपए का बजट पेश किया है 2008 से लेकर अब तक। लेकिन
2008 سے لے کر کراچی سمیت پورا سندھ کا حال آپ کے سامنے ہے. دیکھیے ایون کہ کراچی کے شہری کو پانی پینے کا تک اویلیبل نہیں. K4 منصوبہ 2005 میں شروع ہوا تھا اور اب تک چل رہا ہے, اور ابھی تک کوئی امید نہیں ہے کہ اس کے ذریعے پانی آ جائے گا. تو آپ سمجھ لیں K4 کا منصوبہ کراچی والے پانی کے لیے سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں, لیکن آپ کے علم ہے کہ ٹینکر مافیا کی چاندی ہوئی ہے. راہی صاحب, ایم کیو ایم وفاق کے ساتھ کوalition میں ہے, تو بار ایم کیو ایم کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایم کیو ایم جو ہے کراچی کے حقوق کے لیے میں کتنی رقم ایم کیو ایم نے مختص کروائی ہے. K4 کے حوالے سے یہ کہا کہ K4 کے حوالے سے خاطر خواہ رقم اس مرتبہ بھی نہیں مل سکی ہے, تو سر پھر ایم کیو ایم کیوں وفاق میں موجود ہے؟ ایم کیو ایم نے اس پہ بھی بڑا احتجاج کیا ہے, اور نہ بہن میں اعتماد میں لیا گیا, نہ صوبے میں اعتماد میں لیا گیا. آج بھی فلور میں جو ترقی ہمارے جاوید حنیف بھائی نے بھی تقریر کری, فاروق ستار بھائی نے بھی تقریر کری, ان سب نے یہ بات بولی کہ کراچی کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. 70% ریونیو دے رہا ہے کراچی پورے ملک کو پال رہا ہے ایک طرح سے, لیکن اس کے جواب میں اس کو کیا مل رہا ہے؟ صرف 10 ارب کا بجٹ دیا گیا کراچی کے لیے K4 کے منصوبے کے لیے. 74 منصوبے رکھے گئے ٹوٹل میگا پروجیکٹ پورے پاکستان میں, لیکن بس قسمت کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا. K4 کا منصوبہ جو پرانا چل رہا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 70 ارب روپے درکار ہیں, لیکن صرف 10 ارب روپے دیے گئے. آج بھی ہم نے بھرپور پہ احتجاج کیا, وفاق میں بھی کیا ہم نے, اور صوبے میں بھی ہم نے کیا. یہ پھر کوتاہی کس کی ہے؟ 70 ارب روپے درکار ہیں, 10 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں بجٹ میں, تو یہ کوتاہی کس کی ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ دیکھیں نا, کراچی کو نچوڑنے کے لیے سب موجود ہوتے ہیں. کراچی کو ہم نے دودھ کی گائے والے سمجھا ہوا ہے, یہ دودھ نکال لیتے ہیں گائے سے, اور اس کے بعد جب کو دینے کا وقت آتا ہے تو کوئی دیتے ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم نے اس پہ بات بھی کری کہ بھئی آپ ہمیں تو کم از کم کراچی کو عوام کو ریلیف کو فراہم کریں. آپ جو بھی فنڈ دے رہے ہیں کراچی کو, جو میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں, BRD کا منصوبہ سامنے ہے, وہاں پہ اربوں روپے کرپشن ہو گئی, لوگ پیسے جو ان کے افسران میں پیسے لے کے بھاگ گئے, لیکن کوئی پرسان حل نہیں ہے. تو پورا کراچی سمیت پورا سندھ تباہ برباد ہے, اور وفاق حکومت نے خالی سپر ہائی وے بنوائی دی ہے, یعنی کہ کراچی سے حیدرآباد تک کوئی موٹر وے اویلیبل نہیں ہے, کوئی بائی پاس اویلیبل نہیں ہے, تمام ہیوی ٹریفک کراچی کے اندر آتا ہے. تو کراچی کا ہمیشہ سوتیلا پن کا سلوک ہوتا رہتا ہے, اور ابھی بھی سوتیلا پن کا سلوک دونوں کا وفاق بھی کر رہی ہے, صوبے بھی کر رہی ہے. اور ہم لوگ اس بھرپور احتجاج کر, ہم نے میٹنگ بھی کی شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف ہمیں یقین دلایا کہ ہم کراچی کے لیے کریں گے, لیکن جب رزلٹ سامنے آیا, کر دیا انہوں نے 10 ارب روپے دے دیے انہوں نے, بہت 10 ارب دے کے پورے 74 منصوبے, 74 میں سے بڑا کراچی پہ احسان عظیم ہو گیا یہ تو وفاقی حکومت کا. جی بالکل, وہی تو کہ ہم نے بات کری نا اس سے, ابھی آج ہم نے فلور تقریر کری, آج ہم نے بھرپور احتجاج کیا, کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھی, جماعت صاحب بھی ہمارے ساتھ تھی احتجاج میں, کہ بھی کراچی جب احتجاج سے ظاہر صاحب کام, جب احتجاج سے کام نہ بنے تو پھر تو علیحدہ ہو جانا چاہیے نا اصولاً. کراچی نے آپ کو ووٹ دیے نا. اصل میں دیکھیے نا, علیحدہ ہونے کا وقت آئے گا تو شاید علیحدہ بھی, پہلے بھی ہم لوگ علیحدہ ہوتے رہے ہیں, اس دفعہ بھی ہم علیحدہ ہو جائیں گے, لیکن پہلے تو ہم اپنا احتجاج کا حق تو بحال کر لیں, پہلے احتجاج ریکارڈ کروا دیں کہ بھائی دیکھیں کل چلا کہیں گے بھائی آپ نے بغیر ہمیں انٹیمیشن دیے ہوئے آپ الگ ہو گئے, تو کم از کم ہم نے ان کو احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہم نے, کہ اس کے بعد جو ہم اپنے فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. ہماری کوشش پوری یہ ہوگی کہ کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ بنے, پانی کے K4 منصوبہ, BRT ہے, جگہ بہت سارے منصوبے ہیں کراچی کے لیے, تقریباً 1000 روپے فوری طور پر چاہیے, اور کرپشن فری منصوبے ہوں گے تو کراچی میں کام ہو سکے گا. ورنہ کراچی جو ہے جس طرح تباہ ہے 2018 سے لے کے اب تک 18 سال ہو گئے, اور اب تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کراچی میں جگہ جگہ سیوریج کی پانی بھرا پڑا ہوا ہے, کچرے کے انبار ہیں, اور آپ خود دیکھ لیں, اب جائیں گے نا ہر جگہ کھڈا سٹی ملے گا. پہلے وہ ہوتا تھا روڈ کے دوران کہیں کھڈا آتا تھا, اب یہ کھڈوں کے دوران کہیں روڈ آ جاتی ہے. صرف شارع فیصل کراچی نہیں ہے, یہ شارع بھٹو کراچی نہیں ہے, پورا کراچی تقریباً 80-90% کراچی جو ہے سب تباہ حال ہے, اور کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے. سب جب ٹیکس لینے کا وقت آتا ہے, یہ ریونیو لینے کا وقت آتا ہے, ہر کوئی کراچی کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے ظاہر صاحب, آپ کا نقطہ آ گیا. سچوانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سندھ حکومت کے بجٹ کو, آپ کی پارٹی اپوزیشن میں موجود ہے اس وقت, قومی اسمبلی میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ سندھ اسمبلی میں بھی, تو اس بجٹ کو آپ لوگ عوام دشمن قرار دے رہے ہیں, لیکن سندھ کے لیے PTI کے پاس کوئی متبادل معاشی ترقیاتی پلان نہیں تھا کیا, جس کے حوالے سے سندھ حکومت سے ڈسکس کر لیا جاتا, پہلے نیگوسیشن ہو جاتی اس حوالے سے بجٹ آنے سے؟ دیکھیے سیکنڈ اکثریتی پارٹی اس وقت MQ میں, بھلے فارم 47 کی ہے حکومت, مگر یہ کہ ہے اکثریت, یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ سندھ کی سیکنڈ, جب ان سے مشاورت نہیں کی گئی تو جب PTI سے کیسے مشاورت کرتے, یہ کہ ان کو تو چاہیے تھا سب کو بلاتے اور سب کو بٹھاتے اور یہ مشاورت کرتے, اور مشاورت سے
बेहतर रिजल्ट लाते हैं। देखिए मसला अभी कराची में सिर्फ पानी का नहीं रहा है, मसला आबो हवा का भी पैदा हो रहा है, जिसको सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिस तरीके से कंजेस्टेड तरीके से एसबीसी इस शहर के अंदर बिल्डिंगें तामीर कर रही है, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और ये इतनी कंजेशन हो रही है कि कराची आइंदा आने वाले सालों में एक मखसूस एरिया तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ये डिफेंस के एरिया को छोड़ के जहाँ बेंगलोर वगैरह है, मगर जहाँ पे फ्लैट्सों की तामीर हो रही है, भरमार हो रही है, वहाँ पे आप देखें जगह नहीं छोड़ी जा रही है। ख़ासतौर पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर में आप देख लें, बिल्कुल ही तबाह कर दिया उन्होंने। जॉइंट टू जॉइंट बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिसकी वजह से हवा जो है हवा जो ताज़ा हवा करने से पहले एमक्यूएम के साथ साथ आपको भी, आपकी जमात को भी इग्नोर कर दिया गया। तो हमारी जमात को तो इग्नोर होना ही था, मगर जो उनके साथ बैठे हुए वफाक के अंदर में, उनको तो साथ ले लेते। ठीक है, उनको भी इन्होंने साथ दे दिया। और जो जिस तरीके से कराची को बर्बाद किया जा रहा है, उसमें मैं आपसे यही अर्ज कहूँ, सिर्फ पानी और सड़कों का मसला नहीं है, आबो हवा का भी मसला पैदा हो रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। अब कराची चौथा पोल्यूशन ज़्यादा शहर बन चुका है, और इस आबो हवा के मसले को हल करने तमाम जमातों को आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो तमाशा लगा हुआ है और ये कंजेस्टेड बिल्डिंग बनाने का, ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। जो एरिया जो होता है, जो कंपलसरी एरिया होता है, जिसके अंदर वॉल्यूशन होनी ही नहीं चाहिए, उसके अंदर जो वॉल्यूशन हो रही है वो शहर के अंदर से ख़त्म करवानी चाहिए, खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर में। ठीक है सचवानी साहब। असलम कायम खानी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन ने सिंध हुकूमत के बकौल सिंध हुकूमत के टैक्स फ्री बजट है, उसे मुस्तरद कर दिया अपोजिशन ने, तो इससे सियासी हिकमत अमली कहेंगे या फिर वाकई अपोजिशन की बात में वज़न मौजूद है? नहीं, देखें, इसको हम सियासी यतीमी कहेंगे। इसको कोई भी इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं है। ये एहतजाज खेलते खेलते हमने कई सालों से देखे हैं, लेकिन नॉन प्रोफेशनल जो हर डिपार्टमेंट को आप उठा के देख लें, कराची वाहिद शहर है, सिंध वाहिद सूबा है कि जहाँ हर 4 महीने के बाद बनने वाली सड़क दोबारा ज़ेर मरम्मत होती है, ज़ेर तामीर होती है। तो इस हर सियासी जमात सियासी लगाए इदारों की कारकर्दगी का कि हर ईद, हर बकरीद, हर त्यौहार पर ढाबे जी की लाइन फट जाती है, हब की लाइन फट जाती है। इतनी समझ है उन लाइनों को कि त्यौहार में फटनी है और टैंकर फरोख्त होने, पानी टैंकर के जरिए फरोख्त होना है। कोई किसी जमात के पास कोई एहसास नहीं, कोई सूबे के लिए प्लानिंग नहीं, बड़े शहर को रोशनियों के शहर से गोठ तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बारे में कोई उनके पास प्लानिंग नहीं है। हमेशा 5-10 साल की प्लानिंग होती है। यहाँ हमारे 1 साल के बजट को आप कह रहे हैं, यहाँ तो लोग जिंदा रहने को रो रहे हैं। महंगाई इतनी है, सड़कें आपके पास नहीं है। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये कराची, 10 बड़े शहरों में शामिल है, लेकिन ना इस शहर को पानी मैसर है, ना गैस मैसर है, ना सड़कें हैं चलने के लिए, और लातादाद मसाइल हैं। और आप हर महकमे को उठा के देख लें, करप्शन ही करप्शन है। ठीक, तो असलम कायम खानी साहब, क्या अपोजिशन खुल के किरदार अदा नहीं कर पा रही, खुल के अपोजिशन नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही, इसलिए कि हर पार्टी सियासी मसलहत का शिकार है, मतलब कंप्रोमाइज्ड है। उससे जब तक नहीं निकलेंगे, ये नुमाइशी एहतजाज कराची के या सूबे के मसाइल का हल कतई नहीं है। इसको आप नुमाइशी एहतजाज से या नुमाइश से ये निकलेंगे, आप संजीदगी से लोगों के दिलों की आवाज़ सुनेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखेंगे, तो आप मसाइल हल कर सकते हैं। वरना तो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, एक बजट और सही, अब बाद में भी बजट आएंगे, वो भी इसी तरह गुजर जाएंगे। आप निकलें बाज़ार में, शहरों में कारोबार कहाँ पहुँच चुका है? 30-40% पे पहुँच चुका है कारोबार। कोई, हर आदमी मायूस है। सर, किससे उम्मीद बांधे अहलियान सिंध, बिल्खुसूस अहलियान कराची? अगर मुनासिब लगे तो मैं कहूँ कि सिर्फ अल्लाह मियाँ से उम्मीद कर सकते हैं। इस सियासी मसलहत के माहौल में आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो मतलब असलम साहब, आप कहते हैं कि मतलब सियासी अमल का हिस्सा ना बने अब सिंध की अवाम? नहीं, सिंध की अवाम ने तो हमेशा सियासी हिकमत अमली के हर मंसूबे में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और सिंध के अवाम का सियासत में बड़ा किरदार है। लेकिन हुक्मरान अगर ना चाहें, संजीदगी उनमें ना हो, तो उसका एक आम आदमी क्या कर सकता है? आदमी तो उनकी तरफ ही देखता है ना। इसमें भी वो सोच रहे थे कि सुबह के बजट में या वफाक के बजट में हमारे रिलीफ के लिए कोई चीज़ हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ हम बता सकें कि ये अवामी रिलीफ का कोई इनका प्रोग्राम है जिस पर इन्होंने काम किया है। ठीक है असलम साहब। जाहिद मंसूरी साहब,
کیا صرف بجٹ پر ایم کیو ایم کی تنقید کافی ہے یا ایم کیو ایم کے پاس کوئی متبادل معاشی پلان بھی موجود ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم نے شیڈو بجٹ پیش کیا تھا اور ہم نے اس پہ کئی آپشن دیے تھے. تب سے دیکھیں اس وقت کراچی کی جو آبادی ہے پورے پاکستان صرف 10% ہے اور یہ بجٹ ٹیکس دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں 10,500 ارب روپے پورے پاکستان کو، اور وفاق کو صوبے کو دیتے ہیں 390 ارب روپے ہر سال ٹیکس کی مد میں. تو دیکھیں 390 ارب روپے صوبے کو دے رہے ہیں 99% صوبے کا، اور ٹوٹل جو دے رہے ہیں وہ صوبے وفاق کو 10,000 ارب روپے 10,500 ارب روپے. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں اس کو کیا مل رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ کم از کم اب جو ایگریکلچر ٹیکس ہے اس کو تو بڑھائیں، یعنی کہ 728 ارب کا جو ان کا بجٹ کلیکشن ٹیکس کلیکشن ہے صوبے کا، اس میں صرف 8 ارب روپے جو ہے نا جاگیردار وڈیروں پہ لگائے ہوئے ہیں زرعی ٹیکس کے اوپر. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کراچی کو کس طریقے سے سمجھ لیں کچلا جا رہا ہے، یعنی ٹیکس لینے کے لیے پورے اس کو بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے. تو ایم کیو ایم نے بھی تجاویز دی کہ بھائی آپ کم از کم جاگیرداروں وڈیروں سے تو کیا پیسہ ٹیکس کلیکٹ کریں. زاہد صاحب جب کبھی ماضی میں ایم کیو ایم ناراض ہوئی یا پھر کراچی یا پھر سندھ کے عوام کے حق تلفی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے مرکز پر بڑی بڑی شخصیات کی آمد ہوتی تھی اور وہ منانے آتی تھی ایم کیو ایم کو. لیکن اب تو ایم کیو ایم مسلسل وفاق کا حصہ بھی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو، اور آخری ٹائم پہ جس طریقے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑا تھا، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا حصہ بنے، پھر اس کے بعد لاسٹ جنرل الیکشنز ہوئے، تب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کوalition میں ایم کیو ایم موجود ہے. تو اب کیا لگتا ہے کیا ایم کیو ایم کو اس طریقے سے ویلیو، اس طریقے سے اہمیت نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں اس وقت جو نمبرز ہیں نا ایم کیو ایم کے وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت اس کی پوشن ایم کیو ایم والی ہے، اور جو کام ہوتے ہیں وفاقی حکومت کو اس کے لیے ان کو جو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی پورے کر دیتی ہے. ایم کیو ایم کا 22 سیٹیں ٹوٹل ہے اس وقت پورے پاکستان میں. تو ایم کیو ایم تو پوری کوشش کرتی ہے کہ بھئی کراچی کے حقوق کے لیے ہم جو بھی بات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو بھی مسئلے ہیں وہ پورے کریں. اور جب یہ دیکھیں نا یہ لوگ آتے ہیں نا صدر کے لیے ووٹ لینے کے لیے، وزیر اعظم کے ووٹ لینے کے لیے، وزیر اعلیٰ کے ووٹ لینے کے لیے، تو کہتے ہیں ہم دودھ نہر کی شہد کی نہریں باندھیں گے. لیکن جب یہ وعدے کر کے چلے آتے ہیں اس کے بعد وعدے بھول جاتے ہیں. ہم ان کو وعدے یاد دلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ کر رہا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کراچی کے عوام ہے، حیدرآباد کے عوام ہے، یا شہری سندھ کے عوام ہے، یا پورے سندھ کے عوام ہے، کم از کم ان کو ریلیف تو فراہم کیا جائے، ان کو جو ان کی جو جائز مطالبات ہے پورے کیے جائیں. ایم کیو ایم نہیں چاہتی ہے، ایم کیو اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی، لیکن اس کے بعد جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کو ہم دیں گے، کریں گے. مطلب وعدے کیے جاتے ہیں. جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ہے نا سر 1100 ارب روپے بھی آ رہے تھے آپ لوگوں کے پاس. جی 1100 ارب بھی آ رہے تھے، 650 ارب بھی آ رہے تھے. پھر یہ موجودہ جو باقی حکومت سے بھی ہم سے کہا تھا کہ ہم کراچی کے لیے سب کے A4 منصوبہ ہے، BRT منصوبہ ہے، ہم مکمل کریں گے. لیکن زاہد صاحب ایک گلہ تو بنتا ہے نا ایز کراچی آئٹ کے. میں جب سے ہوش میں نے سنبھالا ہے کبھی میں نے کسی بھی وزیر اعظم کو شہر کراچی میں ایک رات قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جو اس شہر میں قیام ہی نہ کر سکے وہ اس شہر کے حالات، واقعات اور یہاں جو سراؤنڈنگ میں چل رہا ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں، جو ان کی نیڈز ہیں، وہ اس سے کیسے آگاہ ہوگا؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ اسی بات پر اعتراض کیا. جب بھی ہمیں اعتراض کرتے ہیں تو ہمیں بلیک میلنگ کا نام دے دیا جاتا ہے. ایم کیو ایم دیکھیں نا حکومت کا حصہ اس لیے بنتی ہے کہ کراچی کے اور حیدرآباد ہے جو شہری سندھ کے عوام کے مسئلے ہیں وہ حل کروائے. جب یہ ووٹ لینے ہوتے ہیں نا سب یہ مرکز پہ جمع ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، بینظیر بھٹو صاحب بھی آئیں، عمران خان صاحب بھی آئے، سب آئے ہمارے پاس کہ ابھی ووٹ چاہیے. سر کوئی پھر معاہدہ کر لیا کرے نا، دستخطی کوئی معاہدہ ہو جائے. دستخطی معاہدہ ایم کیو ایم کیوں نہیں کرتی؟ ایم کیو ایم تو 40-45 سال سے سیاست کر رہی ہے. نہیں ایم کیو ایم نے ہمیشہ ایگریمنٹ کرتی، سائن ہوتے. اس میں بلاول بھٹو کے سائن ہے، جب پی ڈی ایم سے معاہدہ ہوا تھا تو اس میں بلاول بھٹو کے سائن ہے، شہباز شریف صاحب کے سائن ہے، اب خالد مقبول صدیقی بھائی کے سائن ہے، سب کے سائن اس میں موجود ہیں. 9 پوائنٹ پہ ایجنڈا ہوا تھا، اس پہ طے ہوا تھا کہ بھائی کراچی کے لیے ہم یہ کریں گے، اور سارے مسائل اس پہ لکھے ہوئے تھے. تو اس پہ یقین نہیں کرائی کہ ہم کراچی والوں کو فنڈ دیں گے، کراچی والوں کو کریں گے، 200 یونٹ فری کریں گے. اچھا زاہد منصوری صاحب، آپ لوگوں کا پرزور مطالبہ ہے، آرٹیکل 140 ہے، اس پر تو عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کیوں قومی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ موجود ہے؟ جا کے اپوزیشن کی بینچز پہ اصولاً تو بیٹھ جانا چاہیے. نہیں ابھی ہم سے دیکھیں نا سر، پہلے ہم سے وعدہ کیا 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں ہم کریں گے، لیکن اب 28ویں ترمیم میں وعدہ کیا اس میں پوائنٹ ڈال بھی دی گیا جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے لیے. اس میں بڑی یقین دہانیاں کروائی گئی تھی ایم کیو ایم کو.
बिल्कुल हमारा देखे ना जो नून लीग से जो वायदा हुआ था हमारा, जी। हमारा इसी बात पे हुआ था, खाली 1 पॉइंट एजेंडा कि 140 नाफिज करते हैं, हम आपके साथ हैं, हमारे ठीक 22 है। वोट आपके साथ है, ये पॉइंट तय हुआ था। हम तो चाहते हैं 140 पूरे पाकिस्तान के लिए, खाली कराची के लिए नहीं है। जितनी भी हुकूमत है, मुकामी हुकूमतें एम्पावर होंगी पूरे पाकिस्तान में होंगी, खाली कराची में नहीं होंगी। जी। लेकिन सबकी बदनीयती शामिल है इसमें, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, कि टूटा फूटा लंगड़ा लूटा सिस्टम हो, बलदियाती सिस्टम, ताकि कोई आवाम को भी झंडा ना पड़े। जो भी हो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में बाहर चले जाए, दुबई चले जाए, लंदन चले जाए, तमाम हुकूमत ठीक यही है। कर रही है। खासकर ठीक है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हुई है। ठीक है, लाखों अरबों मैं डॉलर आता जो है हूँ, वो मैं इस पर हमने- इस पर आता हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया। सचवानी साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा, पीटीआई सिंध में ख़ुद को मजबूत अपोजिशन कहती है, लेकिन अब अपोजिशन लीडर जिस तरीके से हम देखा करते थे कि हलीम आदिल शेख साहब जिस तरीके से तनदही के साथ अपोजिशन करते दिखाई देते थे, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई केसेस का सामना है, क्योंकि आप लोगों की पार्टी की तरफ से शिकायत ये है कि हमें बोगस केसेस में जो है वो उलझा दिया गया है। तो गुज़िश्ता साल अवामी मसाइल उजागर करने के अलावा उनके हल के लिए अमली इक़दामात अगर कुछ किए गए हैं, कुछ इस तरीके का होमवर्क किया गया है पीटीआई की जानिब से, तो वो बता सकते हैं आप आवाम को कि भाई हमारे ये प्लान्स थे, उस पर हमें अमल दरामद नहीं करने दिया गया, हमारी आवाज़ दबा दी गई या हमें बोलने नहीं दिया गया। देखिए, पीटीआई की जो गवर्नमेंट के जहाँ तक आप मवाजना करना चाह रहे हैं आज के दौर से, तो मुमकिन ही नहीं है ना। अब और उस टाइम के ऊपर 6.1 की जीडीपी ग्रोथ थी, कौमी ख़जाने में 18 अरब डॉलर जो है वो हमारे अपने पड़े हुए थे पाकिस्तान के। आज जो जितने भी कौमी ख़जाने में पैसे पड़े हैं वो दोस्त ममालिक के रखे हुए पड़े हैं। महंगाई जो उस वक्त 129 बैरल के ऊपर पेट्रोल की कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज 70 के अराउंड में कीमत है, और आवाम को कितने में पेट्रोल मिल रहा है। और ये तो मुल्क को आई लूटने के लिए जो हुकूमत आएगी अवाम के वोट से, जो अवाम 45 के तहत आएगी, तो वो अवाम का ख्याल करेगी, वो अवाम का सोचेगी। जब हुकूमत फॉर्म 47 से आएगी तो वो अपने लाने वालों का ख्याल करेगी और खुद का ख्याल करेगी। उसको कोई ज़रूरत नहीं है अवाम का ख्याल करने की, और हम यही देख रहे हैं और सालों से हम यही देख रहे हैं। और पहली दफ़ा ये था कि इमरान खान साहब ने जो है वो कोशिश की कि पाकिस्तान में ये सिस्टम ख़त्म हो और ईवीएम मशीन लाई जाए, ताकि हुकूमतें बनाई जा रही होती हैं ज़बरदस्ती की, वो सिलसिला ख़त्म हो और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो उसका आवाम को हक मिले कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। तो ये मसला तो असल मसला यही है, चाहे कराची के पानी का हो, चाहे कराची की सड़कों का हो, चाहे आबो हवा का हो, चाहे वो मसला जो है वो अवाम की छत का हो। आज देख लें 12 करोड़ अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। मुझे बताएं, क्या सिंध गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये रकम रखी कि हम उनको गुर्बत से बाहर निकालने के लिए इकदाम में इतनी रकम लगा रहे हैं? क्या उन्होंने वो रकम रखी कि वफाक ने कि हम बजट के अंदर इतनी रकम लगा रहे हैं कि हम आवाम को कितना रोजगार के मौके मिलेंगे और गुर्बत की लकीर से नीचे आएंगे? बल्कि तरक्याती बजट उन्होंने कम कर दिए, तरक्याती बजटों को ही गायब कर दिया है, और सूबों को वफाक पैसे देता हुआ है आज तक। और ये वफाक इस बार सूबों से पैसे मांग रहे हैं, सूबों में जो आवाम का जो पैसा है उसके ऊपर डकैती मार रहे हैं और उससे पैसे दबाव डाल के इन्होंने वापस। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कैसे हामी बदली सचवानी साहब? तो ऊपर और नीचे दोनों भाई बहन है ना, वो एक ही है। एक ही थाली में इधर पैसे पड़ो या थाली में इधर पैसे पड़ो, बात तो उनके लिए एक ही है, इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है। असलम कायम खानी साहब, क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत के 18 साल दौर इक़्तिदार में मुतादिद मरतबा बजट्स पेश किए गए हैं, तब माजी के बजट्स में और अब जो बजट 2026-27 टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है, उसमें क्या वाज़ेह तब्दीलियाँ देख रहे हैं? क्या कोई मस्बत पहलू भी दिखाई दे रहा है, या फिर तमाम पहलू जो हैं, जैसे हमारे दोनों मौजूद मेहमान कह रहे हैं कि मनफी हैं, कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? आप क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जाहिद मंसूरी साहब बैठे हुए हैं, MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। आप उनसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उनके दौर में क्या नहरें दूध और शहद की बह रही थी। इनसे रिक्वेस्ट है कि ये आपस का झगड़ा ख़त्म कर लें, ताकि इस शहर की जो किस्मत थोड़ी बहुत बची हुई है। सब कौन से झगड़े का आप जिक्र करें? इनके आपस में जो झगड़े हैं, खुद जमात के अंदर झगड़े हैं, ग्रुप बंदियाँ हैं, MQM की जो तंजीमी है, सेटअप है, उनके अंदर इनके झगड़े हैं, शहरी दरबदर हैं। शहर के लिए देखें, पीपल्स पार्टी को हम कसूरवार बिल्कुल करार दे रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रही। वो इस शहर की नुमाइंदा पार्टी नहीं है, MQM इस शहर की नुमाइंदा पार्टी है।
मतलब आप मान रहे हैं एमक्यूएम इस शहर की नुमाइंदा पार्टी है? बिल्कुल, अब भी एमक्यूएम इस शहर की नुमाइंदा पार्टी है और उनको वो हक अदा करना चाहिए जो शहर का हर बासी मांग रहा है, ये नहीं अदा कर पा रहे। ये जुबानी जुमलों से, जुबानी एहतजाज से, नुमाइशी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपस में इत्तेहाद नहीं है, मुत्तहद नहीं है, लोगों को बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी को जब हम दें ना कि वो लाड़काना को ठीक कर दें, तो उन्होंने कराची को क्यों नहीं किया? कराची से बदतर हालात लाड़काना के मैं जाके आया हूँ 2 रोज़ पहले। उनको हम ये कहें कि दादू को ठीक कर दिया, कराची को ठीक नहीं कर रहे। उन्होंने जिस तरह उनको गोठ बनाया हुआ है, कराची को भी रोशनियों के शहर से कराची गोठ बना दिया है, और ये मजीद मेहनत कर रहे हैं इस शहर को गोठ बनाने में। जो 2-4 सड़कें बनी हुई हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, कोई सड़क 4 महीने 3 महीने तक कायम रह सकती है जो इस दौर में बनती है, इन 18 सालों में बनी है? कोई एक सड़क मुझे बता दें कराची की जो 18 साल से बनी हुई है, टूटी नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए के बजट में बनने वाली सड़क पहली बरसात में वो बिरज उखड़ जाता है, सड़कें बह जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम सिर्फ सर पीट रहे हैं, और अवाम ने भी बजट तकरीर सुनना छोड़ दी है। यकीन करें उनके हालात ऐसे हैं कि उन्होंने तकरीर, अब सिर्फ हुकूमतों की संजीदगी का आलम यह है कि उनके सारे दिन मनसूबाबंदी ये होती है कि ई चलान टाइप की क्या चीज़ लेके आएँ जिससे कराची के शहरियों से और पैसे इकट्ठे किए जा सकें। इसके अलावा उनके पास कोई ना सोच है ना फिक्र है। आपके सामने अभी सिंध एजुकेशन बोर्ड कराची का, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, उसकी मिसाल आपके सामने है। इम्तिहान से 10 रोज़ पहले कंट्रोलर को लाके दादू से यहाँ बिठा दिया गया, और हमने देखा कि शामियाने लगा के शादी हाल्स के अंदर इम्तिहानी सेंटर थे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे ही नहीं थे। आप किसको कसूरवार कहेंगे? सर, हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। सर, ये तो हुकूमत की गफलत हुई ना, गफलत है, बिल्कुल गफलत। उनको वो उनके वोटर यहाँ नहीं रहते, उनको इस शहर के वोटरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिए। अब वो बेशक सुबह के मेजॉरिटी तो उन्हीं के पास है ना, मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, तो सिंध की सीटों से मेजॉरिटी है, कराची की सीटों से नहीं है। वरना शादी हाल में इम्तिहानी सेंटर नहीं बनते, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते तो शादी हाल के अंदर खुफिया इम्तिहानी सेंटर नहीं होते। अब इम्तिहान पूरे ख़त्म करके उस कंट्रोलर को बरतरफ कर दिया, अब इंक्वायरियाँ चल रही है, इंक्वायरियाँ भी उन्होंने चलानी जो उनके रिश्तेदार हैं। तो असलम साहब, अगर कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, पीपल्स पार्टी बरसर इख्तिदार है, मेजॉरिटी सिंध से पीपल्स पार्टी के पास है, तो फिर कराची के जो वोटर्स हैं, चाहे वो एमक्यूएम के वोटर हो, पीटीआई के वोटर हो, या जमात इस्लामी के वोटर हो, या दीगर किसी जमात के, फिर वो सर किससे सवाल करें? किसी से नहीं कर रहे हैं, खुद से खुद ही सवाल कर रहे हैं। अवाम आप मुझे बता दें कि अवाम कहाँ जाके सवाल करें? अगर टाउन में जाती हैं तो वो कहते हैं जमात इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं है जी। अगर किसी सूबाई दफ्तर में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ठीक है, एमक्यूएम की चलती नहीं है। अब कराची का शहरी कहाँ जाए? भूल गया है वो। सिर्फ फूड पांडा और बाइकिया की सिर्फ उनके पास मुलाजमत है, उसके अलावा उनके पास नौकरियों के दरवाजे बंद हैं जी। वो सवाल करने की पोजीशन में नहीं है। उनके लिए जिंदगी पूरा दिन एक जिंदा रहने का सवाल करना भी तो जुर्म है ना, जुर्म है। यहाँ आप सवाल नहीं कर सकते। हम और आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़े जिगर गुर्दे से कर रहे हैं जी, क्योंकि ये भी आम आदमी को हक नहीं है कि वो बात करें। दिल खून के आंसू रोता है, रोता रहे। जिनकी हुक्मरानी चल रही है वो चलती रहे बस। ठीक है, ठीक है असलम साहब। जाहिद मंसूरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि कराची के मसाइल पर सियासत बहुत होती है, हल तलब जो मसाइल हैं उन्हें हल नहीं किया जाता, उनको तूल दी जाती है, तो आखिर अवाम किस पर एतमाद करें? अवाम ने तो कहा कि हमने, जैसे असलम साहब ने एक अवामी तज़िया पेश किया कि इन्होंने, लोगों ने, कराची के अवाम ने या शहरी सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी मौजूद है, सिंध से अक्सरियत हासिल की है, तो फिर अवाम किससे सवाल करेंगे, किससे फरियाद करेंगे, किससे शिकवा करेंगे? देखिए, असलम भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। असल में देखिए, असल मसला ये कि कराची पे जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं उनका ताल्लुक कराची से नहीं है, तो वो कराची के मसाइल को समझ नहीं सकते। कराची का पैसा, कराची के मसाइल वो लोग खर्च करते हैं जो कराची में रहते ही नहीं है, और जो कराची के जो लोग नुमाइंदा हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, या जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं, जो बल्दियाती टाउन आदमी ने या मेयर है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है कराची का पैसा कराची पे खर्च कर सके। सबसे बड़ा अलमिया यही है। जब तक पूरे पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेंगे, नए सूबे नहीं बनेंगे, ये मसले जू के तू रहेंगे। अब 7 का रहने वाला शख्स यहाँ पे वज़ीर बना हुआ है, दादू लाड़काने के लोग यहाँ पे आके वजीर बने हुए हैं, बदीन के लोग यहाँ वजीर बने हुए हैं। अब बदीन के माहौल बिल्कुल अलग है, कराची का माहौल बिल्कुल अलग है।
कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बादशाह लोग हैं, उनके सामने जब जाहिर साहब माजरत के साथ दौरे मुशर्रफ में आपके लोग भी तो सिंध में वजीर बने हुए थे उस वक्त थे, देखे ना उस वक्त जो पैसा आ रहा था कराची पे लग रहा था उस सर। वक्त फिर तो लाड़काने जो की बजट आवाम में कह आपको सकती थी ना कि कराची से लाके हम पे मुसलत कर दिया। सर नहीं, उस वक्त देखे ना, उस वक्त ये हुआ तो था कोई कि- जवाब नहीं हुआ ना जाहिर साहब। नहीं, असल देखे ना मसले का जो मसले जो है इसकी वजह से पैदा हो रहा है कि जो लोग कराची में नहीं रहते वही मसले कराची का हल करते ही नहीं, इसीलिए वो सर उन्हें पता है कि हमारे कराची में जाहिर साहब वोट बैंक नहीं है। माजरत के साथ घिसी पिटी लाइन तो हम पिछले 10 12 15 साल से सुनते आ रहे हैं, कुछ नया क्यों नहीं है? एमक्यूएम के पास कुछ नया नैरेटिव क्यों नहीं है? एमक्यूएम कहती है कि हम पे सिंध से लाके लोगों को मुसल्लत कर दिया। जी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं एक चीज का इजाफा कर दूँ। मुशर्रफ दौर में जो हमें बजट मिलता था वो मिलता था $800 मिलियन हर साल, ठीक है। अब जो उस वक्त जो डॉलर था वो 60 रुपए था और 45 अरब रुपए मिलते थे पूरे अपना लोकल बॉडी सिस्टम को। अब जो है उसको मिल रहे हैं $200 मिलियन, यानी फी बंदा मिल रहा है $7 पर, यहाँ पे कराची में फी बंदा। अब $7 मिल रहे हैं तो उसको क्या काम होगा कराची में? ना रोडें बन रही है, ना सड़कें बन रही है। एमक्यूएम ने देखे ना विजन दिया, एमक्यूएम ने 140 के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जिससे गुलजार अहमद ने फैसला दिया कि 140 फौज को नाफिज किया जाए। ठीक है, पीपल्स पार्टी की बननी थी 18वीं तरमीम में उनसे वादा किया। ठीक है जाहिर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। सचवानी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है तवील अरसे से, तो क्या वहाँ के तरक्याती मॉडल को सिंध के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है? देखिए इसके लिए तो अब मैं यहाँ से बड़े बड़े दावे करूँ ये मुनासिब नहीं है। इसके लिए विज़िट करें, आप सर्वे करें, वहाँ के माहौल देखें, वहाँ के तालीमी इदारों में जाएं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में जाएं, वहाँ की सड़कों के दिखाएं और फिर यहाँ की सड़कों को दिखाएं तो आप कंपैरिजन बना सकते हैं। और यहाँ से मैं बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर दूँ और मैं कह दूँ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत दूर दूर शहर की नहरें बेचती हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड जो हर गरीब से गरीब तरीन बंदे की जेब के अंदर में मौजूद है, जिससे वो अपना 20 लाख तक इलाज करवा सकता है। किसी के जहन के अंदर में गरीब से गरीब शख्स के जहन में ये टेंशन नहीं है कि मुझे अपना इलाज करवाना है या वालदा का इलाज करवाना है या वालिद साहब का इलाज करवाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। सचवानी साहब कहीं ना कहीं तो सिंध हुकूमत पे रिलीफ देने की कोशिश सर अब अगर आप 10 या 12 हज़ार रुपये महीने खाने के लिए देंगे और नीचे से आप इकोनॉमिकल सेहत कार्ड के लिए भी तो इंसान को बीमार होना पड़ेगा ना सचवानी साहब। इकोनॉमिकल तौर पे आप उस शख्स को आप ग्रो नहीं करेंगे, आप उसको उसके लिए क्या कहते हैं उसको, इसके लिए जो आप सहूलियत मुहैया नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियाँ आप देख ले कराची के अंदर कितनी बंद हो गई, कितने कारोबारी इदारे बंद हो गए, इसकी आपको फिक्र नहीं होगी और आप लोगों में सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये और या 10,000 रुपये अगर आप बांटने से आप समझते हैं मसले हल हो सकते हैं, तो मुमकिन नहीं है के मॉडल को कॉपी करना चाहिए सिंध को कहीं ना कहीं। 40% बच्चों की ग्रोथ हमारी नहीं हो रही है सर। 40% बच्चे मुल्क के जो है ग्रोथ इसकी कम हो रही है। आप खुद सोचें, अब किसी को फिक्र है क्या? इन्होंने सेहत का बजट कम कर दिया, तालीम का बजट कम कर दिया और तालीम में हम पीछे जा रहे हैं, सेहत में हम पीछे जा रहे हैं, लोगों को खाने नहीं है, लोगों को पहनने के लिए नहीं है। जो थोड़ा सेटल होता है वो मुल्क छोड़ के ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर चले जा रहे हैं और मुल्क जो है वो हर तरह से तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान का पानी रोक लिया, किसी को उसकी फिक्र नहीं है। जनाब जिससे पंजाब की जमीनें सैराब होती थी वो कहाँ जाएंगे जिस बारिश स्टोरेज जब बनाए स्टोरेज बनाए सैलाब वगैरह 20 अरब रुपए इन्होंने के लिए रखे। आप बताएं क्या कौन से स्टोरेज बन जाएंगे जिससे पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? और जो दौर में पैसे रखे हुए थे 10 डेमो की तामीर पे वो पूरे के पूरे पैसे कहाँ गायब किए इन लोगों ने, उसका भी पता नहीं है। इन्होंने किए गायब, ठीक है, उन्होंने तो सेपरेट ही कर दिए थे पैसे। ठीक है असलम साहब आपसे जानना चाहूँगा क्या कमेंट करना चाहेंगे? सचवानी साहब की भी गुफ्तगू सुनी और मंसूरी साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या किस तरीके से मतलब खैबर पख्तूनख्वा के जो वहाँ का निज़ाम है, जो वहाँ की हुकूमत तरीके से वहाँ पे सिस्टमेटिकली चीज़ें चला रही है, उस मॉडल को क्या सिंध में कॉपी किया जा सकता है? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा KPK को हम मिसाल के तौर पर नहीं पेश कर सकते, इसलिए कि उनका बजट महदूद है। वफाक से उनकी बजट पर सारी बातचीत चल रही है लेकिन उनका मसले हल नहीं हो पा रहे, इसलिए हम KPK के किसी भी मसले को हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप ये देख लें, सिर्फ एक नोट कर लें कि इस बजट के अंदर हमारी तरजीहात नोट करें। इस बजट के अंदर हेल्थ के लिए कितने पैसे रखे गए हैं और
बल्दियात के लिए कितना और एजुकेशन के लिए कितना। जी। हमारी तरजीहात में तीनों चीज़ें शामिल नहीं हैं। हमारी तरजीहात में ये शामिल है कि ब्रिज वो कितना, उसमें 4 अरब बढ़ा दो, इस सड़क ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर 8 अरब बढ़ा दो, इसमें 40 अरब बढ़ा दो। इसके अलावा हमारी तरजीहात ये नहीं है कि अवामी, आप बताएं शाहराह भुट्टो से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। तो एक आदमी मोटरसाइकिल पे गुजरता है वहाँ से, अरबों रुपए का बजट है, लग गया कर से हो। ठीक है। लेकिन वहाँ एक आम आदमी वो नहीं, जिसके पास कार है, लग्जरी जिंदगी गुजार रहा है, वही फ़ायदा उठा सकता है। तो इस ठीक है। प्रोजेक्ट को कराची से क्या फ़ायदा बताएं आप। ठीक है। असलम कायम खानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाहिद मंसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलीम सचवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए। नाजरीन, ये बजट सिंध के अवाम के ख्वाबों को ताबीर देगा या फिर ये माजी के दस्तावेज़ की तरह फ़ाइलों तक जाएगा? अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।